हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एक कहानी यह भी। मनु भंडारी जी ने अपनी जीवन की कुछ जो है यादें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, जिसमें उनके बचपन के दिनों और किशोर अवस्था के कुछ पलों को यहाँ हमारे साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इसी को जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने अपने जन्म के बारे में बताया, साथ में अपने पिता और अपने माता के बारे में यहाँ पर बताया। कल की क्लास में हम इसे पढ़ चुके थे कि कहाँ इनका जन्म हुआ और पहले ये कहाँ रहती थी। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि पहले ये इंदौर में रहा करती थी, लेकिन बाद में इनके पिता की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई थी, जिस कारण इनको जो है अजमेर आना। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने जो है अपने पिता के बारे में यहाँ पर बताया कि उनकी किस प्रकार से पहले वो एक अच्छे इंसान थे, एक कोमल एवं संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन उनके दूसरा जो स्वभाव था वो क्रोधी और अहमवादी था। ठीक है, इनके अपनों ने जो है इनको धोखा दिया है। आर्थिक तंगी के कारण इनका जो बिल्कुल जो सकारात्मक पहलू था वो सब जो है खत्म हो चुका था। इनका जो व्यवहार है उसमें काफी परिवर्तन आ चुका था। ठीक है, तो कहती हैं कई बार जो है हम अपने पिता की उस गुस्से का शिकार हो जाते थे, और उनकी जो माता थी वो जो है बिल्कुल अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली कम पढ़ी लिखी माँ थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मनु भंडारी जी ने बताया अपने बचपन के बारे में, साथ में उन्होंने अपने पिता का यहाँ पर जिक्र किया कि मेरे पिता में वो कौन कौन से गुण हैं जो आज भी मुझ में जो है समा चुके हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन, 2 साल बड़ी बहन सुशीला, वो जो है सुंदर थी, सुंदर यानी गोरी थी, और मनु भंडारी काला उनका रूप था। तो उनके पिता जो है उनको जो है बार बार तुलना करते थे उनकी बहन से, हर बात पर जो है उनकी तुलना करते थे, और उन्हें जो है, तो कहती हैं अभी भी जो है मैं अपने आप के जो हूँ हीन भावना मेरे अंदर आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि जो है उनके पिता जो है उनको बार बार नीचा दिखाते थे बचपन में। ठीक है, तो यही कारण है कि अभी भी जो है उनके अंदर ये भावनाएं आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब मैं पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो यहाँ उन्होंने अपने पिता के बारे में क्या क्या बताया कि पिता के ठीक ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अपने माता और पिता का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि उनके पिता का स्वभाव कैसा था, और जब उनकी आर्थिक तंगी आ गई थी उनके जीवन में, तो तब जाकर के उनके जीवन में जो है फिर कितना बदलाव आ गया था, उनके स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन आया, ये सब बातें उन्होंने यहाँ पर बताई। साथ में इन्होंने अपनी माँ का भी यहाँ पर जिक्र किया है कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित और अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहन भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा कुछ भी नहीं चाहा, केवल दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा हुआ, क्योंकि अपनी माता के प्रति उनकी सहानुभूति थी। माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी कि मनु भंडारी ने यहाँ पर क्या कहा कि मैं कभी भी अपनी माँ की तरह नहीं बन सकी। जिस प्रकार का त्याग और चुपचाप सहन करने वाली मेरी माँ रही, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन पाई। मनु भंडारी ने यहाँ बताया, लेखिका ने बताया। ठीक है, हालांकि जो है वो उन गुणों से नफरत करती थी, लेकिन उनके अंदर वही चीजें जो है आकर के बस गई। कहती है मैं जो हूँ असहाय, अपनी माँ की तरह कभी नहीं बन पाई। अपनी माँ मेरा आदर्श जो है नहीं बन पाया, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब जो है इन्होंने अपने क्या कहा कि अब मैं अपने ये माता पिता के बारे में बोलने के बजाय जो है मैं अपने पर लौटती हूँ, अपने बारे में आपको बताती हूँ। चलिए, तो अब यहाँ आगे आप क्या कहना चाहती हैं, क्या वो बता रही है अपने बारे में। कहती है 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी। तो अब इन्होंने बताया ये 5 भाई बहन थी। लेखिका लोग जो है 5 भाई बहन थे, और मैं उनमें सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद मैं 7 साल की थी। तो जब इनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई तो ये जो है शायद 7 साल की थी, और उनकी जो है उसकी एक धुंधली सी याद भी मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में जो है बचपन के सारे खेल खेले।
तो अब लेखिका ने बताया कि जो इनकी सबसे बड़ी बहन थी वो जो है उनकी जब शादी हुई तो ये लेखिका जो है 7 साल की थी, छोटी थी। तो उनकी जो शादी की याद है उनको बिल्कुल क्लियर याद नहीं है, क्योंकि बचपन की जो कुछ यादें हैं कुछ कुछ धुंधली याद आपको रहती है, एकदम से जो है आपको याद नहीं रहता है। तो यही लेखिका बताती हैं कि जो सबसे बड़ी बहन है उसकी शादी की और उसकी तो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन मुझसे बड़ी जो सुशीला है वो और मैं जो है बचपन में सारे खेल खेला करते थे। सतोलिया, लंगड़ी टांग, कौन कौन से खेल यहाँ बताती हैं? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीली, टीलो। तो कमरों में यानी कि रूम के अंदर वो गुड्डे और गुड्डियों के ब्याह की रचाए और साथ में पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। अब लेखिका बताती हैं कि मैंने जो है अपनी बहन के साथ क्या क्या खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। तो कमरों में उन्होंने क्या यानी कि बंद कमरे में उन्होंने क्या 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 खेला? गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, ठीक है। और पास पड़ोस की जो सहेलियां हैं उनके साथ भी उन्होंने यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, यानी कि जो भाई थे, लड़के थे, उनका जो खेल का दायरा था वो घर से बाहर का था और लड़कियों को जो है ज्यादा बाहर अपनी जो गली मोहल्ले है वही जो है उनके लिए सब कुछ था। तो वहीं पर वो खेल सकते थे अपने आसपास की कुछ सहेलियों के साथ और साथ में अपने परिवार के। तो कहती हैं कि हमने खेलने को बहुत कुछ खेला है, लेकिन इनका जो दायरा है, इनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर, हमारी यानी कि लड़कियों की। तो यहाँ मनु भंडारी ने बताया कि उनके भाइयों के साथ भी उन्होंने कई खेल खेले, लेकिन उनकी गतिविधियों का यानी कि उनकी खेल करने का जो दायरा है वो अधिक था। और लेखिका यानी कि उनकी जो वहाँ की जो लड़कियां थी, मोहल्ले की लड़कियां थी, वो घर तक, अब घर उनके गली तक भी जो है फैला हुआ था। उस समय जो है आसपास के साथ जो है अच्छा संबंध रहता था, तो सभी जो है अपने घर माने जाते थे, ठीक है। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की जो दीवारें हैं घर तक ही समाप्त नहीं होती थी। तो अब यही बात यहाँ लेखिका ने बताया कि इतना जरूर है कि घर जो है घर तक ही सीमित नहीं है। जैसे आजकल के जो घर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी तक ही सीमित है। उस समय के घर जो है पास पड़ोस के जो गली मोहल्ले हैं वो सब अपने ही घर थे। तो कहती है इतना जरूर था कि आजकल की तरह जो है घर की जो दीवारें हैं, जो सीमा है, वो 4 दीवार तक समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, यानी कि पूरे मोहल्ले को ही अपना घर समझा जाता था, ठीक है। ये बताती है यहाँ मनु भंडारी। तो उन्होंने कहा कि घर का जो दायरा है वो जो है फैला हुआ था, ठीक है। गली और मोहल्ले तक जो है घर मानते थे, यानी कि गली मोहल्ले पूरे जो है वो अपना एक परिवार की तरह वहां पर रहते थे। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो किसी भी घर में जा सकते थे। और आजकल आप जाइए किसी के घर में, ठीक है ना, तो आप जा ही नहीं सकते हैं, आपके पड़ोस के घर में आप कभी भी नहीं गए हो। तो ये दायरा था उस समय और आज का, ठीक है। तो कहती है इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। तो अब जो है बताती हैं कि उस समय जो है कुछ घर ऐसे थे वो बिल्कुल अपने परिवार के जैसे थे। आज तो मुझे बड़ी जो है शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें जो है कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। अब देखिए एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे बगल में फ्लैट में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है उस तरह का वातावरण नहीं है जैसे पहले था। पहले हर किसी के अपने घर थे, मोहल्ले थे, गली थी, तो सबसे जो है एक परिवार जैसा जो है ना संबंध रहता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो है कहती हैं आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है।
मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। अब कहती हैं मैंने जो आरंभिक शुरू में जो शुरुआती जो कहानियां लिखी है मैंने अपने मोहल्ले के बारे में ही लिखा है, अपने मोहल्ले के जो लोग हैं उनके बारे में ही लिखा है, जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया है। तो किशोर अवस्था आप जानते हैं 12 से लेकर 18 साल तक की उम्र को किशोर अवस्था कहते हैं। तो क्या कहती है यहाँ लेखिका कि जिस मोहल्ले में मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी और अपनी युवा अवस्था का आरंभ जहाँ पर मेरा हुआ, वहीं पर जो है मैंने वहाँ के जो गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया। यानी मेरी जो प्रारंभिक जो आरंभ में शुरू में मैंने जो कहानियां शुरू की उन्हीं लोगों के बारे में मैंने लिखी। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। यानी कि 1-2 शायद मेरे परिवार के होंगे, लेकिन कोई भी पात्र जो है मेरे परिवार का नहीं है। बस इसको देखते सुनते इसके बीच ही मैं बड़ी हुई, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता, अब यहाँ आगे लेखिका बताती हैं कि जो उनके बचपन का समय था, जो उनकी युवावस्था का समय था, उस समय लड़कियों का जब विवाह होता था तो अनिवार्य जो योग्यता है शादी करने के लिए क्या योग्यता थी, उम्र जो है उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक होना चाहिए। तो कहती हैं उनके जो है शादी करने के लिए 16 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, अब जैसे 18 साल होना चाहिए, और शिक्षा में मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। तो अब जो है सुशीला जो उनकी बहन थी उनसे 2 साल बड़ी, तो कहती है इन्होंने भी 44 में जो है क्या कर लिया था, ये योग्यता प्राप्त कर ली थी, अर्थात वो 16 वर्ष कंप्लीट हो चुकी थी और मैट्रिक इन्होंने पास कर ली थी, 10th पास ये हो चुकी थी, इसलिए जो है इनकी शादी करके ये कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अब यहाँ लेखिका ने बताया उनके जो 2 भाई हैं वो भी जो हैं, हाँ बड़ी बहन की शादी तो पहले हो चुकी थी, फिर सुशीला की भी शादी हो गई, 2 भाई वो भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। क्योंकि क्या होता है जब बच्चे जो है एक परिवार में बहुत सारे भाई होते हैं तो सबसे पहले छोटों पर ध्यान नहीं जाता है, बड़ों पर ही ध्यान रहता है। अब जब बड़े जो है इधर उधर चले जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, कोई जॉब में चला जाता है, तब जो है पेरेंट्स अब छोटे बच्चे पर ही ध्यान देता। अब यहाँ लेखिका के साथ भी यही हुआ, पहले बड़ी बहन की शादी हुई, फिर भाई जो है उनके पढ़ रहे थे तो भाई भी उनके बाहर चले गए पढ़ने के लिए। साथ में अब जब सुशीला के साथ जो कि इनसे महज 2 साल बड़ी थी, तो सुशीला के साथ जो है ये पढ़ी लिखी है और इनके साथ ही वो खेला करती थी, लेकिन सुशीला की भी शादी हो गई और अब जो है उनके पिता की जो नजर है इन पर आ गई। तो कहती हैं अब जो है इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, यानी कि जब इनके भाई बहन थे ऊपर से, तो उस समय जो है जो लेखिका है उनको जो है अब होता ही है ऐसे परिवार में कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उस पर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इनके छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। अब पहले तो पेरेंट्स का ध्यान बड़े बच्चों पर रहता है, इसकी पढ़ाई, इसकी शादी, उसी के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही बड़े बच्चे जो है इधर उधर चले जाते हैं तो फिर जो छोटा बच्चा होता है उसी पर जो है फोकस रहता है। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो है सुघड़, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। अब इनके पिताजी कैसे थे,
जिस उम्र में जो है लड़कियों को क्या कहा जाता था, पढ़ाई तो करनी है लेकिन एक कुशल गृहिणी भी बनना है, क्योंकि शादी के बाद तो आपको किचन में जाकर, रसोई में जाकर खाना ही पकाना है। तो लेकिन इनके पिता इसके बिल्कुल विपरीत थे। कहती हैं उनके पिता जो है क्या कहते थे कि एक कुशल पाक शास्त्री बनाने के जो है नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था, इनके पिताजी क्या कहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, लेकिन इनके पिताजी इनको बिल्कुल रसोई से दूर रहने को कहते थे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। तो इनके पिताजी रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना क्यों कहते थे, और उनके हिसाब से वो क्या सोचते थे, वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो अब जो है इनके पिता की सोच क्या थी, कहते थे कि लड़कियों को तुम रसोई में जो है क्या कर देते हो, वहां इंगेज कर देते हो, तो इनकी जो क्षमता है, इनकी जो कुशलता इनमें होती है, वो सब वहां भट्टी में जलकर राख हो जाती है। तो वो क्या सोचते थे कि ये रसोई नहीं, ये भटियार खाना है। और कहते थे उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। अब ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें थे, तो ये जो है इनके घर में जो है राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े रहते थे और जमकर बहसें भी होती थी। इनके परिवार में जो है जम करके बहसें भी होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। अब देखो वहां पर राजनीतिक जो नेता आते थे, वो आपस में बहस करते थे और कहते हैं मेरे पिताजी भी उसमें बहस करते थे। अब जब जो है लेखिका वहां चाय पानी देने या नाश्ता देने जाती थी तो उनके पिताजी उनको भी वहीं बैठा देते थे, बैठने को कहते, और वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। तो इनके पिता क्या चाहते थे कि लेखिका भी वहां पर बैठे और देश दुनिया के बारे में जाने कि आखिर देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। अब देश में जो है देखिए सन 1944 के बाद की बात है ये, तो 47 में हमारा देश आजाद हुआ। तो सोचिए उस समय क्या क्या चल रहा होगा पूरे देश में, क्योंकि अब आजादी की तैयारी हो रही थी जोरों शोरों से। तो देखिए उस समय जो है देश में हो भी तो बहुत कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। तो सन 42 में जो है 1942 में क्या हो गया था, आंदोलन हो गया था, तो जिसके कारण पूरा देश जो है खौल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन जो है आक्रांत रहता था। ठीक है, तो कहते हैं कि अब जो है राजनीतिक जो पार्टियां, देखिए जब कोई काम होता है देश में तो राजनीतिक पार्टियां जो है आपस में क्या करती हैं, वो जो है आपसी विरोध करते हैं, मतभेद करते हैं। आप देखते होंगे कुछ भी होता है तो कांग्रेस वाले भाजपा को, तो अलग अलग जो विरोधी पार्टियां होती हैं एक दूसरे का जो है वो विरोध करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर भी हो रहा था। तो कहती हैं मुझे जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेद की मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। लेकिन कहती है हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन जो है आक्रांत रहता था। उनके प्रति जो है मन जो है, उनके लिए जो है सुनने के लिए, उनको जो है समझने के लिए मेरा मन जो है आक्रांत रहता था। तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। अब जो है 10वीं क्लास तक जो है उनको कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई, किताबें पढ़ती थी और जो है बिना वो लेखक से की जो अहमियत है उससे परिचित भी नहीं होती थी, लेकिन किताब पढ़ती थी। सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। तो जैसे ही इन्होंने 10th पास किया, मैट्रिक पास की, तो अब जो है ये फर्स्ट ईयर में आई। तो फर्स्ट ईयर में आई तो इनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा यानी कि क ख ग सीखा, यानी कि शुरू से ही वहां पर उन्होंने पढ़ा।
ठीक है, सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल जो है नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो अब जो है ये प्रेरणा इनको किससे मिली? शीला अग्रवाल से। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। ठीक है, अब जो है अब इनको थोड़ी सी समझ में आने लग गई। देखिए, जब आप छोटे क्लासेस में होते हैं तो उस समय जो है आपको इतनी समझ नहीं होती है, बस पढ़ना है करके आप पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, आप परिपक्व होते हैं, आपकी जो है कौशल जो है, बुद्धि जो है, विद्धि का विकास होता है, तो फिर जो है आप समझ करके पढ़ते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर लेखिका ने यही बात बताई है कि जैसे जैसे मेरा जो है मैं बड़ी हुई तो अब जो है मैं खुद उसको जो है दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। यानी कि सिर्फ पहले पढ़ती थी, लेकिन अब जो है चुनाव करके कि क्या पढ़ना है वो मुझे जो है यहाँ से पता चला जब मैं फर्स्ट ईयर में आई। खुद चुन चुन कर किताबें दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया जो है शरत प्रेमचंद्र से पढ़कर जितेंद्र जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक जो है फैल गई। यानी कि इन सभी को जो है अब लेखिका ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ क्या कहती हैं कि मैंने जो है मात्र 2 साल में जो है प्रेमचंद्र से पढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक जो है फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। यानी कि अब जो है वो उन्हें गहनता से पढ़ने लग गई। उस समय जैनेन्द्र जी छोटे छोटे जो है सरल सहज वाक्यों वाली शैली से बहुत आकृष्ट किया था। तो कहती हैं उस समय जो है जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे जो सरल सहज वाक्यों वाली जो शैली ने उन्हें जो है बहुत आकृष्ट जो है किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर था, लेकिन उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। यानी कि मैं उसे समझ करके नहीं मैंने पढ़ा। लेकिन कुछ साल बाद जब उन्होंने क्या पढ़ा, नदी के द्वीप पढ़ा, तो उनके मन को इस कदर बांध दिया। तो फिर इन्होंने जो है पहले कहती है मैंने शेखर पढ़ा, अज्ञेय जी का एक उपन्यास है शेखर, वो जो है एक जीवनी है, उसको मैंने पढ़ा, लेकिन ये मेरे समझ के दायरे से दूर था, मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने नदी के द्वीप पढ़ा तो उनके मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। तो अब जो है जब उन्होंने नदी का द्वीप पढ़ा तो अब जो है वो जो है फिर जो है उनकी मन को जो है इस कदर से उसने बांधा कि झोंक में उन्होंने शेखर को फिर पढ़ा और इस बार कुछ समझ के साथ अब इन्हें जो है कुछ समझ में आया। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणा के आगे जो है प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। तो लेखिका कहती हैं कि अब जो है जब इनका फर्स्ट ईयर में जो है इन्होंने एडमिशन लिया तो यहाँ इनकी जो कॉलेज की प्राचार्य थी शीला अग्रवाल, इनसे प्रेरित होकर इन्होंने जो है फिर जो है पढ़ना शुरू किया और 2 साल में ये बहुत कुछ पढ़ चुकी थी और इन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, उनके लेखों को पढ़ा। कहती हैं अब जो है हाल कुछ ऐसा हो गया था कि शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना मैं समझ सकती थी वो सब मैंने समझा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।